सुनील जी सुबह सुबह साइकिल पर लोगों के घरों में समाचार पत्र देते और जो पैसे मिलते उससे बीमार पत्नी का इलाज करवाते। एक दिन सुनील की पत्नी कहने लगी, आपसे मेहनत नहीं होती, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। एक दिन मरना तो सबको है, लेकिन सुनील पत्नी के इलाज के लिए लोगों से भीख तक मांगने लगा। और ये सब देखकर सुनील का बेटा शेखर पिता को बुरा भला कहने लगा और एक दिन तंग आकर माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। और तभी अचानक शेखर को कॉल आई कि उसके पिता की ज़मीन जो 20 साल से सरकारी प्रोजेक्ट में फंसी थी वो वापस बहाल हो गई है, जिसके लिए सुनील का आना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही शेखर पिता को लेने वृद्धाश्रम गया तो सामने का दृश्य देखकर दंग रह गया, क्योंकि उसके माता पिता तो, शेखर तुम्हारी माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और तुम्हें पता है तुम्हारी माँ को दिल की बीमारी है, एक समय की भी दवा ना मिले तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सुनील ने शेखर को दवा का पर्चा देते हुए कहा था। वो कहने लगा, पिताजी आपको तो पता है मेरी तनख्वाह कितनी कम है, माँ की दवाइयाँ बहुत महंगी है, एक सप्ताह की दवा 2,000 रुपये की और महीने की 8,000 रुपये की होती है। मैं अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा तो माँ की दवा कैसे लाऊं? मैं तंग आ गया हूँ। पहले तो आप भी कुछ कर लिया करते थे, लेकिन अब अपने सारे काम छोड़ दिए हैं। आप मुझे बताइए मैं अकेला कहाँ कहाँ धक्के खाऊं? ये सुनकर सुनील ने दवा की पर्ची मोड़कर जेब में डाल ली और एक गहरी सांस भरकर स्टोर रूम से अपनी पुरानी साइकिल निकाली और उसे खुद ही ठीक करने लगा। साइकिल के दोनों पहियों की हवा कम थी, पैदल इसे बाहर ले गया, हवा भरवाई और अखबार खरीद कर बेचने लगा। शुरू से ही सुनील ने अखबार बेचने का काम किया था। शुरू में ये काम बहुत चलता था, क्योंकि हर आदमी अखबार पढ़ने का शौकीन था और देश विदेश के समाचार अखबार द्वारा ही मिलते थे। लेकिन आजकल के सोशल मीडिया के समय में जैसे अखबार का पढ़ने का रुझान ख़त्म होता जा रहा था, लोग समाचार मोबाइल पर ही देख लेते थे। बहुत कम लोग थे जिन्होंने पहले दिन अखबार ख़रीदा था। पहले दिन तो बिक्री ना के बराबर हुई थी, इसलिए मेडिकल स्टोर गया, पर्चा दिखाया और कहा, ये 200 में जो दवाइयाँ आती हैं वहीं दे दें। मेडिकल स्टोर वाले ने पर्चे पर एक नज़र डाली और सुनील से कहने लग गए, बाबा जी दवाइयाँ तो बहुत महंगी हैं, इसमें तो बस एक एक गोली आएगी जो सिर्फ एक दिन खाने के लिए होगी। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, एक एक गोली ही दे दो, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। साथ साथ वो अपना पसीना पोंछ रहा था, क्योंकि गर्मियों का मौसम था और वो अब बूढ़ा हो चुका था। साइकिल चलाने से भी सांस फूलने जाती थी। जब तक दवा लेकर घर पहुंचा तो बुरी तरह से हाँफ रहा था। आते ही दवा सुनीता देवी को दी और कहा, ये खा लो, जिनकी दवा ना खाने के कारण तबीयत खराब हो रही थी। वो कहने लगी, ये दवा आप कहाँ से लाए हैं? शेखर ने तो साफ मना कर दिया था। वो कहने लगा, बस अपना पुराना काम शुरू कर दिया है, कम से कम तुम्हारी दवा का खर्चा तो निकल आया करेगा। ये कहते हुए उन्होंने अपने पोते से कहा, बेटा मुझे पानी पिला दो। उसने सामने कूलर से ग्लास ठंडे पानी का निकाल कर दिया। सुनील ने उसके सर पर हाथ फेरा। किचन में खड़ी शेखर की पत्नी शिखा के माथे पर त्योरी चढ़ी थी, मुंह में बड़बड़ाने लगी। दवा का मना किया तो कैसे अपनी पुरानी साइकिल को ठीक करके अखबार बेचना शुरू कर दिया। बेटे का तो कोई एहसास नहीं है, अकेला धूप में धक्के खाता है, फिर कहीं खर्चा पूरा होता है, इंसानियत तो है ही नहीं। फिर अपने बेटे से कहने लगी, तुम्हें पढ़ना नहीं है, जाओ जाके पढ़ो, और खबरदार जो इतनी धूप में बाहर आए तो कमरे में पंखा चलाकर बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है इन बुढ़े बुढ़िया की सेवा करने की। बेटा माँ की शक्ल देखता रहा, फिर अपने कमरे में चला गया। शेखर के 2 ही बच्चे थे, बेटा 10 साल का और बेटी 8 साल की। खुद वो नौकरी करता था, सैलरी अच्छी थी, लेकिन शिखा को ये पसंद नहीं था कि वो अपने माँ बाप पर पैसा खर्च करे। जब तक वो सास ससुर की रोटी बनाती बड़बड़ाती ही रहती कि मैं थक जाती हूँ, मुझसे काम नहीं होता, यही नहीं कि कोई मदद को आ जाए। सुनीता देवी का दिल अपने साइज से बढ़ चुका था। डॉक्टर ने ज़्यादा चलने फिरने और काम करने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो सब्जी काटने का काम खुद करती थी। शिखा को सिर्फ हांडी या रोटी बनानी पड़ती थी, लेकिन रोज़ शेखर के ऑफिस से आते ही रोना शुरू कर देती कि मुझसे अकेले कुछ नहीं होता। तुम्हारी माँ तो जब से डॉक्टर ने मना किया है, उन्होंने कसम खा ली है कि कुछ नहीं करना, सब कुछ मुझे करना पड़ता है। शेखर कहता, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थका हारा आता हूँ, मेरे पास बहस सुनने का समय नहीं होता। तुम्हें जो ठीक लगे कर लिया करो, दिल नहीं चाहता तो ना किया करो, लेकिन रोज़ रोज़ मेरा दिमाग ना खाया करो। वो जान छुड़ा लेता था। वो ये सोचकर ही खुश हो जाती कि मैंने इसे इस बात पर तो मना लिया है कि वो अपनी माँ की दवा ना लाए, और यही हुआ था। जब ही शेखर ने दवा लाने से मना किया, सुनील ने दोबारा बेटे के सामने पर्ची न रखी, खुद मेहनत करने लगा, अखबार बेचता रहा। भाग्य को उस पर कुछ दया आई तो 3-4 लोगों ने उसे अखबार देने पर रख लिया, और वो वही पुराने लोग थे जिन्हें अखबार पढ़ने की आदत थी, और अभी भी वो समाचार अखबार में ही पढ़ते थे। सुनील जैसे खुश हो गया था। रोज़ सुबह सवेरे बगैर नाश्ता किए अखबार बेचने निकल जाता, 5 घरों में अखबार देता, बाकी अखबार चलते फिरते लोगों को मिन्नत समाजत करके बेचता कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, दवा लेनी है।
भगवान के लिए एक अखबार खरीद लो। कुछ लोग दयावश खरीद लेते। इन्हीं पैसों से वो रोज सुनीता की दवा ले आता। एक दिन जब घर आया तो बहू का मुंह बना हुआ था। कहने लगी, पिताजी घर में राशन खत्म है, राशन आएगा तो खाना बनेगा। सुनील कहने लगा, बेटा तो तुमने शेखर से क्यों नहीं कहा? वो बेचारा अभी दवा लेकर आया था, कुछ पैसे बचे थे तो सुनीता के लिए फल ले लिए। ये देखकर बहू का मुंह और बन गया। जानबूझकर खाना नहीं बनाया। कहने लगी, सब कुछ शेखर की जिम्मेदारी थोड़ी है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो घर की जिम्मेदारी भी उठा लें। आज तो शेखर ने मुझे कोई पैसे ही नहीं दिए तो मैं क्या बनाऊं? मैं वो कहने लगा, देखो घर में दाल चावल जो भी है बना लो, मेरे पास तो बस इतने ही पैसे थे कि दवा ला सकूं और सुनीता के लिए कुछ फल। वो कहने लगी, अगर फल लाना था तो पोतों का भी ख्याल आना चाहिए था। चलिए, मैं तो आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, बहू हूँ। मेरे लिए ना सही लेकिन पोते तो आपके सगे हैं। ये सुनकर सुनीता कहने लगी, बेटा ऐसी क्या बात है, बुला लो अंकित और रुचि को। 2 सेब निकालकर सुनीता ने पोते पोती को पकड़ा दिए। बस एक ही बचा था क्योंकि सेब आजकल बहुत महंगे थे और 1 किलो में सिर्फ 3 ही आए थे। बस एक देश सेब सुनीता के लिए बचा था। इसमें भी वो सुनील से कहने लगी कि आप भी खा लें, इतनी मेहनत करते हैं। वो कहने लगा, नहीं नहीं तुम खाओ, डॉक्टर ने तुम्हें फल खाने का कहा है। उसी शाम को जब शेखर आया तो देखा कि घर में खाने को कुछ नहीं बना है तो पत्नी बच्चों को तैयार होने का कहने लगा, चलो बच्चों तुम्हें तुम्हारी नानी के पास छोड़ आता हूँ। यहाँ तो जब तक मैं पैसे नहीं दूंगा घर में कुछ नहीं बनेगा। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वो अपने ससुराल चला गया। दोनों पति पत्नी भूखे बैठे थे। सुनील खुद ही किचन में इधर उधर देखने लगा तो देखा कि राशन का सारा सामान रखा है। दाल भी पड़ी थी, चावल भी थे, आटा भी रखा था, लेकिन बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं बनाया था। उसने जल्दी से सुनीता देवी से पूछ कर दाल बनाई, साथ में आटा गूंद के जैसे तैसे रोटियां भी बना ली। क्योंकि सुनीता देवी को बाजार का खाना मना था, इसलिए खाना बनाकर जब सुनील ने अपने हाथ से सुनीता के मुंह में डाला तभी बाहर का दरवाज़ा खुला था। शेखर अपनी पत्नी बच्चों के साथ अंदर आया था। जब बाप को दाल और रोटी माँ को खिलाते हुए देखा तो माथे पर बल डालकर अपने कमरे में चला गया। शिखा कहने लगी, देख लिया तुमने, तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारी माँ से कितना प्यार करता है, अपने हाथों से उसके लिए खाना बना के उसे खिला रहा है। और एक तुम हो, तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ अपने माँ पिताजी ही नजर आते हैं। वो कहने लगा, दवाइयाँ तक तो माँ की मैंने लानी छोड़ दी है और अभी भी तुम्हारे मायके का बहाना करके तुम लोगों को होटल से खाना खिला कर लाया हूँ। क्या हो गया है कि मेरे पिता ने माँ के लिए खाना बना लिया तो? कहने लगी, कभी तुमने मेरे लिए कप चाय भी बनाई है? तुम्हें तो कभी एहसास नहीं हुआ। अपने पिता से ही कुछ सीख लो। वो कहने लगा, मैं ये सब कुछ सीख लेता हूँ, मेरी जगह तुम कमाने चली जाया करो, देखो मेरा दिमाग खराब ना करो। ये कहकर तकिया सीधा करके सो गया। शिखा वहीं बैठे बैठे आंसू बहाने लगी कि मेरा तो तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है, ना ही तुम्हें मुझसे प्यार है। मेरे भाई ने मुझे पैसे भेजे हैं, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में खड़ी होकर खाना बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि भाई ने जो पैसे भेजे हैं उनसे एसी खरीद लूँ। शेखर ने अपना हाथ अपनी आंखों से हटाया और कहने लगा, और उस एसी का बिल कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। मेरे पास तो इतनी कमाई नहीं है कि मैं एसी का बिल भर सकूं। तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा बिल आता है। वो कहने लगी, तो अपने पिताजी की जिम्मेदारी लगा दो। तुम्हारी माँ के लिए दवाइयाँ ला सकता है तो बिल भी दे सकता है। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हारी माँ को भी कहा है कि ठंडी जगह पर रहें, और यहाँ तो शाम के बाद ही ज़रा सा मौसम अच्छा होता है, पूरा दिन तो वो भी पसीने में भीगी रहती हैं। अच्छा है अगर कमरे में एसी लग जाए तो तुम्हारी माँ भी एक तरफ चारपाई बिछाकर लेट जाएंगी। शेखर को ये बात कुछ ठीक लगी। उसने अगले ही दिन सुनील से बात की। कहने लगा, पिताजी शिखा के भाई ने उसे पैसे भेजे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वो कह रही है कि अपने कमरे में एसी लगवा ले। अच्छा है, माँ को भी डॉक्टर ने गर्मी से बचने का कहा है। ये सुनकर सुनील खुश हो गया। कहने लगा, बेटा लगवा लो। वो कहने लगा, लेकिन बात यह है कि आप तो जानते हैं मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं घर के खर्चे ही मुश्किल से पूरे कर पाता हूँ, एसी का बिल नहीं भर सकता। हाँ, अगर आप अखबार बेचकर इतने पैसे जमा कर लें कि बिल भर दिया जाए तो मैं एसी लगवा लेता हूँ, आखिर फ़ायदा तो माँ को ही होगा। ये सुनकर सुनील शेखर की शक्ल देखने लगा। सैलरी तो उसकी अच्छी खासी थी, क्योंकि वो हर रविवार पत्नी बच्चों को घुमाने ले जाता था और खाना भी बाहर से खिलाता था। सुनील ने कभी उसे टोका तक नहीं था, ना ही कभी ये ख्याल आया कि माँ बाप के लिए कुछ ले आए। हाँ, कभी बच जाता तो वो पैक करा कर ले आता, वरना अपनी इच्छा से माँ बाप के लिए कुछ नहीं लाता था। सुनील कहने लगा, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारी माँ की दवाइयों के लिए ही पैसे इकट्ठे करता हूँ, वो भी तुमने साफ कह दिया था कि तुम्हारे बस की बात नहीं। वो कहने लगा, जहाँ आप माँ के लिए दवाइयों के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं तो एसी के बिल के लिए भी कर सकते हैं, फ़ायदा तो माँ का ही है। मेरी पत्नी भी तो एसी के लिए 30,000 रुपये दे रही है, मैं कुछ नहीं जानता, एसी भी लगेगा और बिल भी आप देंगे। सुनील ने ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी, लेकिन अखबार ज़्यादा नहीं बिकते थे, इसलिए उसने ये किया कि साथ में मजदूरी भी शुरू कर दी।
लेकिन वो खुद कमज़ोर था, बूढ़ा हो चुका था, ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता था। सारी ज़िंदगी खुद अखबार बेचकर मेहनत करके उसने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलवाई थी और वो एक अच्छी नौकरी पर था। चाहता तो माँ की दवाइयों का खर्चा भी उठा सकता था, लेकिन पत्नी के कहने पर इनकार कर चुका था, क्योंकि शिखा उसे हर समय ये जताती रहती थी कि अपने पिता को देखो, इस उम्र में भी अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है, और एक तुम हो जिसे मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं। सुनील से जब कुछ न बन पाया पड़ा और मेहनत से वो बहुत ज़्यादा थकने लगा तो उसने भीख मांगनी शुरू कर दी। यही कहता कि मेरी पत्नी की दवाइयों के पैसे नहीं हैं, भगवान के लिए मदद करें। लोग उसकी मदद करते थे, जिससे वो सुनीता की दवाइयाँ भी लेता और इसी का बिल भी देता था। लेकिन एक बार शेखर अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। उसी रेस्टोरेंट के बाहर उसने देखा तो उसका पिता भीख मांग रहा था। उसके दोस्त सुनील को जानते थे, शेखर को देखने लगे और कहने लगे, तुम्हारे पिता हैं, क्या कर रहे हैं? कितनी शर्म की बात है, तुम एक अच्छी पोस्ट पर हो और तुम्हारे पिता भीख मांग रहे हैं। शेखर जैसे दोस्तों के सामने शर्मिंदा हो गया। उसे लगा सुनील ने जानबूझकर ये सब किया है ताकि वो मजबूर होकर दवाइयों और एसी का बिल खुद भरे। जितनी उसकी सैलरी थी वो आराम से सब कुछ कर सकता था, लेकिन पत्नी के दबाव में आकर नहीं करता था, जो उसे हर समय ताने देती थी। घर आते ही शेखर ने एक तमाशा खड़ा कर दिया। कहने लगा, आपने जानबूझकर उसी रेस्टोरेंट के बाहर भीख मांगी है जहां मैं दोस्तों के साथ बैठा था। मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया है। अगर आपने दोबारा ऐसी हरकत की तो देख लीजिएगा मैं क्या हाल करता हूँ आप दोनों का। वो बहुत गुस्से में था। ऊपर से शिखा ने भी उसे भड़का दिया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, तुम तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उस दिन सुनीता देवी बहुत रोई थी और हाथ जोड़कर सुनील से कहने लगी, आप मेरी खातिर ये सब करना छोड़ दें, मुझे वैसे भी मर जाना है, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। डॉक्टर भी मुझे जवाब दे चुके हैं, आप मेरी खातिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं और लोगों से भीख क्यों मांगते हैं, जिससे मेरे बेटे की इज्जत को धचका लगता है। सुनील की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, ये चाहे तो सारा खर्चा उठा सकता है, लेकिन ये नहीं करेगा क्योंकि ये भी अपनी पत्नी का गुलाम है, उसी की सुनेगा, इसे माँ की चिंता नहीं है। मैं मेहनत करूंगा और कमाऊंगा और अगर ना बन पड़ा तो लोगों से भीख मांगूंगा, क्योंकि उसकी पत्नी को यह सहन नहीं है कि शेखर तुम्हारी दवाइयाँ लाए। एक सप्ताह बाद ही सुनील एक आदमी से पैसों की मदद मांग रहा था ताकि सुनीता को डॉक्टर के पास ले जा सके, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर 2 महीने बाद मेरे पास चेकअप के लिए आना है, और उस डॉक्टर की फीस भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसकी इतनी क्षमता तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता था ताकि सुनीता की तबीयत ठीक रहे। लेकिन अब वो इतने पैसे कहाँ से लाता? उसने जिस घर में अखबार देने का काम पकड़ा था वहीं एक आदमी से कहा कि वह उसकी मदद कर दे, उसे अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाना है। वो आदमी कहने लगा कि मेरे बेटे का ये ऑफिस है। एक कार्ड उसने निकाल कर पकड़ा दिया। कहने लगा, जाकर उससे मदद मांग लो, वो तुम्हें पैसे दे देगा, अभी मेरे हाथ में पैसे नहीं हैं। सुनील खुशी खुशी साइकिल पर बैठकर उस ऑफिस में चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी ऑफिस में शेखर भी काम करता है। जब उसके पास जाकर पैसे मांगने लगा तो वो पहचान गए कि ये शेखर का पिता है। उन्होंने शेखर को बुलाकर उसकी बहुत बेइज्जती की कि जब तुम्हारी अच्छी खासी सैलरी है तो क्या तुम अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं दे सकते? तुम्हारे पिता मेरे पिता से मदद मांगते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं ताकि मैं इनकी पत्नी के डॉक्टर का खर्च उठा सकूँ। शेखर तो अपने बॉस के सामने शर्मिंदा हो गया था, लेकिन उस दिन उसने अपने पिता को घर ले जाकर ज़मीन पर धक्का दे दिया। ये देखकर सुनीता के सीने पर हाथ आ गया। वो तो बेचारी पहले ही बीमार थी और शेखर अपने पिता पर चिल्लाने लगा। कहने लगा, आपने जानबूझकर मेरी बेइज्जती करा दी। अगर मेरी नौकरी छूट गई तो मेरी पत्नी बच्चों को कौन पालेगा? मैं अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। सुनील कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम अपने पैसे मुझसे छुपाते हो। अपनी पत्नी बच्चों को घुमाने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, बस माँ की दवा के लिए नहीं है। मैं अपनी पत्नी का चेकअप ज़रूर करवाऊंगा, चाहे मुझे जिससे मर्जी भीख मांगनी पड़े। वो कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कि आप ये सब कैसे करते हैं। सुनील खड़ा हो गया। कहने लगा, मैं देखता हूँ तुम मुझे रोकते कैसे हो। शेखर इतने गुस्से में था कि उसने पिता को जोर से धक्का दे दिया। वो ज़मीन पर गिर गया, सर पर चोट लगी थी। सुनीता रोने लगी, सुनील के सामने खड़ी हो गई। शेखर से कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कहने लगा, मेरे पिता को शर्म नहीं आती, मेरी इतनी बेइज्जती करा दी। अगर मेरी नौकरी छूट गई तो देखना मैं आप लोगों का क्या हाल करता हूँ। शिखा काफ़ी तमाशा देख रही थी। कहने लगी, अरे माँ बाप को घर में रखा ही क्यों था, इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाओ, वही इनका खर्चा उठाएंगे, इनका इलाज भी पूरा करवा देंगे। शेखर को भी ये बात ठीक लगी। उसने टैक्सी मंगवाई और अपने पिता और माँ को टैक्सी में बिठाकर उनका सामान भी टैक्सी में रखवा दिया और वृद्धाश्रम का पता दे दिया कि इनको वहाँ छोड़ देना, और जेब से किराया भी दे दिया। वो टैक्सी वाला दोनों पति पत्नी को वृद्धाश्रम छोड़ आया। शेखर की पत्नी बहुत खुश थी। कहने लगी, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम्हारी बदनामी तो नहीं होगी।
दोनों पति पत्नी वृद्धाश्रम में रहने लगे। बेटे ने तो पलटकर खबर तक नहीं ली थी कि माँ बाप की क्या हालत है और वो किस हाल में है। जो सैलरी आती थी शेखर की पत्नी वो अपने पास रख लेती। बच्चों के भी अच्छे कपड़े बनवा रही थी। एक दिन शिखा दावत पर गई तो वहाँ एक औरत कह रही थी कि माँ बाप का बहुत महत्व होता है, लेकिन शिखा के सर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उल्टा शेखर से कहा कि ये सब बातें होती हैं, तुमने अपने माँ बाप के साथ कोई ज्यादती नहीं की। जो कुछ किया ठीक किया, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें बदनाम कर रहा था। तुम्हारे बॉस से पैसे मांगकर तुम्हारी नौकरी छीनना चाहता था। शेखर ने सबको यही कहा कि उसने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा के लिए भेज दिया है। उसका बॉस बहुत खुश हुआ था। अब शिखा अपने मायके वालों की दावतें करती, खाना खिलाती। होश उस समय उड़ा जब शेखर की नौकरी अचानक से छूट गई। उसके बॉस ने कहा कि मुझे तुमसे अच्छा एक वर्कर मिल गया है और पिछले 3 महीने में जितना फ़ायदा उसने मुझे दिया है तुम पिछले 3 सालों में नहीं दे सके। यूं अचानक नौकरी छीन जाने पर शेखर के होश उड़ गए कि अब क्या करेगा। जितनी जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई थी। अब तो शिखा भी परेशान थी। उसने अपने भाई से भी पैसे मांगे, लेकिन उसने देने से मना कर दिया कि अभी कुछ समय पहले ही पैसे दिए थे और तुमने उससे ऐसी लगवा लिया, अब मैं कहाँ से देता रहूं। शेखर ने बड़ी कोशिश की कि उसकी नौकरी किसी और जगह लग जाए, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब तो शिखा के गहने बेचने की नौबत तक आ गई। वो बहुत रो रही थी क्योंकि उसने शेखर की सैलरी से पैसे बचा बचा कर गहने बनवाए थे। वही पैसे जिनसे पहले सुनीता की दवाइयाँ आती थीं, लेकिन शिखा ने वो पैसे शेखर से लेकर जमा किए और अपने लिए गहने बनवाए थे जो अब उसे बेचने पड़ रहे थे, और वो बेच कर ही घर के खर्चे पूरे कर रही थी। अब तो ये हालत थी कि सब कुछ बिक गया था, यहाँ तक कि एसी भी बिक चुका था। घर बिकने की बात आ गई थी तभी शेखर को फ़ोन आया कि उसके पिता ने जो 20 साल पहले ज़मीन खरीदी थी, जो सरकारी प्रोजेक्ट में आ गई थी और उस पर केस चल रहा था, अब वो केस जीत चुके हैं और अब वो ज़मीन बहुत महंगी हो चुकी है। उसकी कीमत करोड़ों तक पहुंच चुकी है। अपने पिता को बोलो कि ज़मीन के पेपर्स दिखाकर रुपए ले लें। ये सुनकर तो शेखर खुश हो गया कि उसकी सारी कठिनाइयाँ आसान हो जाएंगी। वो जल्दी से वृद्धाश्रम पहुंचा ताकि अपने माँ पिताजी को वापस ला सके, लेकिन वृद्धाश्रम में उसके माता पिता नहीं थे। ये देखकर वो मायूस हो गया। रोते हुए घर आया क्योंकि वो आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी थी। आश्रम वालों ने बताया कि आज सुबह ही तुम्हारे माता पिता जा चुके हैं। कहाँ गए हमें नहीं पता। ये सुनकर वो बिल्कुल परेशान हो गया। पहले तो शिखा को बुरा भला कहने लगा कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बाप को निकाल दिया और अब देखो मेरे माँ बाप की ज़मीन की करोड़ों रुपए की कीमत थी जो मुझे मिलने वाली थी। अगर मेरे माता पिता यहाँ होते तो वो पैसे मेरे पास आते, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण हाथ आया हुआ पैसा भी चला गया। वो कहने लगी कि तुम कैसे भी करके अपने माता पिता को ढूंढो, वरना हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन शेखर की 1000 कोशिशों के बाद भी उसे कुछ पता न चल सका कि सुनील और सुनीता कहाँ गए। एक दिन उसने देखा कि उसके घर के पास एक बड़ी और शानदार गाड़ी आई है। उस पर ड्राइवर बैठा हुआ था। उसने पिछली सीट पर देखा तो उसके माता पिता बैठे थे। साफ सुथरे कपड़ों में गाड़ी से सुनील उतर रहा था। उतरा कहने लगा कि तुमने कहा था मेरी पत्नी की दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ती हैं। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी कौड़ियों के भाव बिकने वाली ज़मीन करोड़ों में बिक गई। मुझे भी फ़ोन आया और मैंने वो ज़मीन के पेपर्स देकर रुपए ले लिए। अब हमारा अपना घर है। तुम्हारी माँ का इलाज मैं बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ, बहुत महंगे डॉक्टर को दिखा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे हालात बुरे हो चुके हैं। पिता होने के नाते मैं तुम्हारे घर में राशन डलवा देता हूँ ताकि तुम्हें ये न लगे कि पिता ने मुश्किल समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया। ये संतान ही होती है जो मुश्किल समय में माँ बाप को छोड़ देती है, लेकिन माँ बाप संतान को नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।